रूस के दागिस्तान पर एक्शन में पुतिन। बड़ी खबर यह है कि क्रेमलिन में पुतिन की इमरजेंसी मीटिंग हुई है और आतंकी हमले में 15 पुलिस कर्मियों की मौत के बाद जारी मीटिंग के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, जहां रूसी एक्शन में अब तक 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन अब पुतिन आगे क्या करेंगे, बड़ा सवाल। पुतिन के एक्शन को लेकर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि रूस के दागिस्तान पर एक्शन में है अब पुतिन और क्रेमलिन में पुतिन की इमरजेंसी मीटिंग। अब बड़ी खबर इस बीच ये भी सामने आई कि आखिर किस तरीके से पुतिन का अब लाउड एंड क्लियर इंतकाम का बड़ा फैसला हो रहा है, क्योंकि अब तक हुआ क्या है ये जान लीजिए। क्रेमलिन में बड़ी बैठक हुई है, नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर आई है। हालांकि हमले की जांच जिस तरीके से तेज हो रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने और उसी आधार पर बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे। मास्टरमाइंड का पर्दाफाश, यूक्रेन अमेरिका पर नजर और युद्ध क्या और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। हालांकि अब इस हमले के बाद किस तरीके से यूक्रेन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मास्टरमाइंड आखिर है कौन, और नेशनल गार्ड की तैनाती जिस तरीके से हुई है, अभी तक ऑपरेशंस को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। क्रेमलिन में बड़ी बैठक, ये 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे करूंगी सवाल। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से इमरजेंसी बैठक के बाद आतंकी हमले को लेकर पुतिन एक्शन में है, उसको लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है और इस इंतकाम को देखते हुए इस वक्त जारी ऑपरेशन के बारे में भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले सुमित के साथ साथ आपको बता दूं, एक्सपर्ट भी मुझे यहां पर मिस्टर सर नजर आ रहे हैं, उनसे भी करूंगी सवाल। सबसे पहले मनीष, समझा दीजिए इस वक्त इमरजेंसी बैठक में किस आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, पुतिन हमेशा से किसी भी तरह के आतंकी घटना के मामले में बहुत ही सख्त हैं, चाहे वो मॉस्को थिएटर में चेचन विद्रोही द्वारा किया हुआ हमला हो, या फिर जब मार्च में मॉस्को में हुए मॉल में शॉपिंग सेंटर में हुए हमले का मामला हो। यहाँ तक कि मॉस्को के हमले के बाद ही कहा जाता है कि पुतिन के सीनियर रहे और रूस में एनएसए की भूमिका रहे पात्रुशेव को इसीलिए हटाने का फैसला लेना पड़ा था क्योंकि मॉस्को में टेररिस्ट घटना हुई थी। और ऐसे में दागिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट को पुतिन बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और इसलिए पुतिन ने मीटिंग लेकर यह साफ किया है कि हर हालत में इस तरह के जो भी आतंकी संगठन है उसको कुचलना होगा। और उसके लिए रूस के नेशनल गार्ड को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है, उस फोर्स को जिसे खुद पुतिन ने साल 2016 में बनाया था, जिसका एकमात्र जो सबसे प्राइमरी टास्क था वो था कि रूस के अंदरूनी इलाके में जो भी आतंकी संगठन है उसका सफाया करना, ताकि बाहरी जो दुश्मन है वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सर, यूक्रेन सवालिया निशान पर क्यों? क्या यह मान लिया जाए कि रूस के आंतरिक मामले में कहीं ना कहीं इन आतंकियों का सहारा लेते हुए रूस के अंदर यूक्रेन ने एक्शन लिया? और देखिए, इसमें कई ऑप्शंस हैं। यूक्रेन का हाथ हो सकता है, लेकिन मेरे को ज्यादा हद तक लगता है ये इस्लामिक स्टेट खुरासन का हाथ है। पहले वाला भी जो अटैक जो मॉस्को के आउटस्कर्ट्स में कॉन्सर्ट अटैक हुआ था 3 महीने पहले, उसमें भी इस्लामिक स्टेट खुरासन पकड़ा गया, उनके आतंकवाद पकड़े गए थे और उन्होंने बहुत बड़ा वो एक टेररिस्ट अटैक किया था। और 3 महीने के अंदर एक और यहाँ पर अटैक होना दागिस्तान में और 2 शहरों में जो तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है, ये साफ जाहिर है कि ये इंटरनल हाथ जो भी है ये इस्लामिक स्टेट खुरासन का है। हाँ, इसमें फायदा तो यूक्रेन को है और यूक्रेन का भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की भी आशंका है। अब रूस में हुए इसी आतंकी हमले के पूरे चैप्टर के बारे में मेस्टन सर एक इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। और सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल, क्या कहते हैं ये खौफनाक नंबर? ये जानकारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17 घंटे बीत चुके हैं, 15 पुलिस कर्मियों की मौत को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, एक पादरी को मौत के घाट उतार दिया गया है, 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और एक नहीं बल्कि 8 जगहों पर हमले को लेकर सुमित ये बड़ी खबर रही। देखिए, बिल्कुल अभी ये कहा जा रहा है कि लगातार जो ऑपरेशन चला रही थी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। वो लगातार फिर भी अभी भी ऑपरेशन को, कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो उस इलाके में जाकर छिपा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर रूस के लिए एक बड़ी चुनौती अब इंटरनल हो गई। इंटरनल इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर आईएसआईएस ने अपना एक नेक्स्ट हब बना लिया और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 से 20 साल से कई बार मल्टीपल अटैक्स हुए। 2010 के
अंदर बात कर लें, 2015 की बात कर लीजिए, 2018 की बात कर लीजिए, इस तरीके के अटैक, इस तरीके की चीजें लगातार रूस को झेलनी पड़ रही है और एक ही इलाके से, और उसको रूस कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ISIS खुरासान ने अपने इलाकों को शिफ्ट किया और करीबन रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी से बताती है कि करीबन 1500 से 3000 के करीब ऐसे यूथ हैं जो लगातार रेडिकलाइज है, जो लगातार ISIS को ज्वाइन कर चुके हैं। और ऐसा उनका चैलेंज है कि वो लगातार एक डिफरेंट सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से रूस के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे मॉस्को में या फिर इन इलाकों के अंदर अटैक भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मनीष पूरी तरीके से प्री प्लान अटैक था, इसको लेकर सवाल। और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पुतिन बहुत गुस्से में है। पुतिन के एक्शन प्लान को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबरें आ रही हैं, असल में पुतिन को आतंकी हमले के खिलाफ बहुत बड़े एक्शन लेने के लिए ही जाना जाता है। एक और खास इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे और जिस लिहाज से एक्सपर्ट्स लगातार पुतिन के एक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से इससे पहले जब हमला हुआ था, जब 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और अब जिस तरीके से हमले के बाद, इमरजेंसी मीटिंग के बाद इंतकाम को लेकर बड़ा सवाल उठा हुआ है। आपको बता दें 1999 वो वक्त जब पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे, तब मॉस्को में आतंकी हमला हुआ था, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बदला क्या था? बदला ये लिया गया था जहां 80,000 लोगों की मौत हुई थी। और हालांकि जिस हादसे का मैं यहां पर जिक्र कर रही हूं 1999 का, उसमें आपको बता दें इसी हमले में 300 लोगों ने जान गंवाई थी। और इसी के जवाब में जब पुतिन ने मोर्चा संभाला, पूरी रणनीति तैयार की और असर उसका यह था कि जवाबी कार्रवाई में 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। मेस्टनसन, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि इसी तरीके से अब साल 2024 की वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जहां मॉस्को के अंदर कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकी हमले की खबर भी आई थी और इसका भी पुतिन ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया था। संजय सर। और बिल्कुल जवाब दिया था, लेकिन इस साल देखिए अभी जो हालात है वो थोड़े फर्क है। फर्क ये है कि आज रूस 3 फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है। पहला फ्रंट तो है डायरेक्ट वॉर है जो उसका यूक्रेन के साथ, दूसरा है जो बिल्कुल इनडायरेक्ट है वो वेस्ट और रूस के साथ, और तीसरा है जो ये इंटरनल जो अभी ये इस्लामिक स्टेट की अटैक्स हो रहे हैं मॉस्को में और ये अभी साउथ दागिस्तान में। तो ये साफ जाहिर है 3 फ्रंट के अटैक हैं। और अगर ये ईस्टर्न कॉकसस रीजन देखा जाए, देखिए सदर्न दागिस्तान के जो साउथ दागिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान, इसके साउथ में हो जाता है अजरबैजान, आर्मेनिया, और फर्दर वेस्ट को हो जाता है ये जॉर्जिया और चेचनिया। ये एक हब हो जाता है यहाँ इस्लामिक एक्टिविटीज का, और नीचे पे टर्की और ईरान से ये इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब है ये एक अंडरबेली है, ये सॉफ्ट अंडरबेली है। और ये जब मैं अफगानिस्तान में भी था, मेरे को याद है रूस में सबसे बड़ी एक चिंता ये थी इस्लामिक टेररिज्म की, जो एक इस वाले रास्ते से आ सकती है ईस्टर्न कॉकस रीजन से, और दूसरा है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, खासकर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के थ्रू, क्योंकि वो ड्रग्स का भी एक मामला है। तो ये अगर देखा जाए 3 फ्रंट्स में जो लड़ाई है, जो आर्म फोर्सेस है वो कमिटेड है टोटली यूक्रेन फ्रंट में। अब जो ये मोबिलाइज कर रहे हैं ये अपने रशियन गार्ड्स को, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इसको ये ऑब्वियसली रिपब्लिकन गार्ड जो इसको ये लॉन्च करेंगे इसी अटैक ये पूरा। लेकिन अभी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल मिशन सर यही है, आतंकी हमले के पीछे साजिश किसकी है? और उसी के तहत अब अलग अलग थ्योरीज भी आपके सामने, जिसके लिहाज से यूक्रेन को लेकर सबसे पहला सवाल मैंने एक्सपर्ट से किया था, क्योंकि यहां देखिए थ्योरी नंबर 1 यूक्रेन ने हमला कराया, थ्योरी नंबर 2 हमले के पीछे अमेरिका। इसको लेकर मनीष आपसे सवाल करूंगी। हालांकि थ्योरी नंबर 3 ISIS का हमला, थ्योरी नंबर 4 रूसी विद्रोहियों का हमला, थ्योरी नंबर 5 यहूदियों के दुश्मन जिहादी ग्रुप की तरफ से हमले को दिया गया अंजाम। मनीष, देखिए आपने जो थ्योरी बताई है, बस यही है कि इन सभी थ्योरी को आप मिक्स कर दीजिए। मुझे लगता है कि वो सबसे अप्रोप्रिएट थ्योरी होगी। आतंकी लोकल थे, दागिस्तान के थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया। वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, ये भी बात सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ISIS विचारधारा के होने के बावजूद जिस किस्म का उनके पास हथियार था, जिस स्केल का उनके पास ट्रेनिंग था, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे यह लगता है कि इस संगठन को कहीं ना कहीं किसी फॉरेन एजेंसी ने ट्रेनिंग और तमाम चीजें मुहैया कराई हो। और रूस में
CIA हो या फिर ब्रिटिश एजेंसी हो, इनके भी काफी डीप स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो वैसे में दागिस्तान में ये लोग काफी एक्टिव हैं, तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका दागिस्तान में एक्टिव है, एरिया से फेमिलियर थे, इसीलिए वो तस्वीरें अब देखनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है। अब रूस के दागिस्तान में बड़े आतंकी हमले की एक एक तस्वीर आपके सामने होगी, जहां पहले देखिए कैसे हमलावरों ने डर्बन शहर में 2 चर्च में फायरिंग शुरू कर दी। ये तस्वीर अब आपके सामने, और साथ ही रूसी सेना के पलटवार में आतंकियों की भी मौत हुई। चर्च की तरफ भागते आतंकवादियों ने किस तरीके से सरेराह फायरिंग की, ये पहली तस्वीर। बड़ी खबर यह है कि छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा डर्बन शहर, और किस तरीके से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसको लेकर भी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि शहर के चप्पे चप्पे पर रूसी नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया है और स्पेशल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इन्हीं स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान शहर में बिजली भी काटी गई है और शहर में बैटल टैंक के साथ साथ बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है, लेकिन एक क्विक इंफॉर्मेशन सुमित आपसे, क्योंकि यह भी साफ हो चुका है कि ज्यादा दूरी नहीं है इन 2 इलाकों की जहां पर बैक टू बैक अटैक्स को अंजाम दिया गया। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कई इनपुट मिले हैं, जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये 6 के 6 लोग आपस में मिले हुए थे। लगातार अटैक करने वाले दिन ये आपस में चैट पर ये डिसाइड कर रहे थे कि आखिरकार किसको किस लोकेशन पे जाना है, और इन्होंने जो पिन पॉइंटेड मैप्स शेयर किए थे उस चैट के ऊपर, उसमें दिखाया गया था कि इसी इलाके में इसी बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा ये लोग इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी इसके बारे में और जानकारी लगातार जुटाने में ये सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई है। उनको लगता है कि देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही ये अटैक दिए गए, ये ट्रेनिंग इन्होंने कहां पर ली, और आखिरकार इनको ये मैप साझा किसने किए, आखिरकार इनको ये कमांड किसने दी कि आपको इन्हीं इलाकों में अटैक करना। तो ये कई निश्चित तौर पर पहलू हैं, कई सवाल हैं जिसको लेकर अभी भी एजेंसी जांच रही है, लेकिन ये जरूर है कि इनके लिंक ISIS से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग, इनका पैटर्न, इनका जिस तरीके से अटैक करने का तरीका, ये सारे के सारे ISIS के तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अब सेवेस्तोपोल हमले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और सेवेस्तोपोल हमले पर रूस का ये बड़ा दावा है। आपको बता दें, सेवेस्तोपोल हमले में अमेरिका का हाथ। बड़ी खबर यह है कि हमले की कीमत नेटो को चुकानी होगी, और यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया है। मिसाइल हमले में 3 बच्चों समेत 5 की मौत की खबर सामने आई थी। मनीष, इस हमले को लेकर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सेवेस्तोपोल हमला संयोग या प्रयोग हुआ, क्या पहले ये जानिए। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, जहां यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया, और अब तक इस हमले में 3 बच्चों समेत 5 की मौत की भी खबर है। वक्त रात 7 बजे 23 जून की तारीख, और ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आतंकी हमले से 2 घंटे पहले ही जिस तरीके से अटैक हुआ है। मनीष, इसको लेकर कल उसी वक्त मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्या इन कड़ियों को जोड़ के देखा जाए कि क्या टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया और किस मकसद के साथ इन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। कहने को ये एक टेररिस्ट अटैक है, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, रूस के अंदर और रूस के बाहर के दुश्मन दोनों एक साथ एक ही समय में हमला करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन क्रीमिया का सेवेस्तोपोल बेहद सेंसिटिव जगह, वो जगह जहां पर कि रूस के नेवी के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स हैं। लेकिन अमेरिका द्वारा दी गई मिसाइल से यूक्रेन ने कहां पर हमला किया? सेवेस्तोपोल के समंदर तट के पास एक रिजॉर्ट में, वहां पर जहां पर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आज की तारीख में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात आ रही है। अब आप सोचिए कि किस तरह से सिविलियन कैजुअलिटी यहां पर देखने को मिल रही है। यानी अमेरिका ने जो लंबी दूरी की मिसाइल दी है, जो घातक मिसाइल दी है, उसका यूक्रेन कहां पर इस्तेमाल कर रहा है? यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है क्रीमिया के रिजॉर्ट में, जहां पर पर्यटक आते हैं, जहां टूरिस्ट आते हैं, और अभी चूंकि छुट्टी का सीजन है तो वह भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन टूरिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है कि अगर क्रीमिया में तुम पहुंचोगे, क्योंकि वो सब रूस के अलग अलग जगह से आते हैं, तो अगर आप क्रीमिया में पहुंचोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें वहां अटैक करेंगे। सेवेस्तोपोल अहम क्यों है ये तो मनीष आपने समझा दिया, लेकिन सुमित, इन तस्वीरों को जरा आप बयां करें, और साथ ही इसकी ताकत ये समझनी जरूरी है कि जिस मिसाइल पर रूस आग बबूला है
जिसे लेकर मॉस्को अमेरिका पर लगातार आरोप लगा रहा है। मिस्टर सर, सवाल अमेरिका के लिहाज से आपसे करूंगी, लेकिन उस विध्वंसक ATACMS की ताकत आखिर है क्या? एक क्विक अपडेट सुमित आपसे इस बारे में, क्योंकि ATACMS की ताकत ही हम आपको बता रहे हैं, जहां यूएस में बनी ये विध्वंसक मिसाइल है जिसकी 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की रेंज है, वॉरहेड क्षमता 160 से 560 किलो और ऑपरेशनल आपको बता दें 1986 में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक इंफॉर्मेशन उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुमित, जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, हम ये सवाल हर बार करते हैं कि आखिर किन लोकेशंस पर किस तरीके से अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, अटैक को अंजाम दिया जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लगातार अब ऐसे इलाकों में टारगेट किया जा रहा है जो रूस के लिए बहुत संवेदनशील है, जो रूस बड़ा आप उससे कह सकते हैं कि बहुत अटैच है, चाहे वो क्रीमिया हो, सेवेस्तोपोल हो, जो उनकी ब्लैक सी फ्लीट है उसका बेस है, और निश्चित तौर पर एक ऐसा बेस है जहां से पूरे आप कोस्टल एरिया को, करीबन 220 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है उसको कहीं ना कहीं लीड करता है, उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है, और ऐसी जगहों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑफेंसिव ऑपरेशन रूस ने पिछले कई दिनों से चलाए थे उसको पीछे धकेला जाए और फिर आगे की तरफ जो उसके बढ़ते कदम है उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। लेकिन संजय सर, आपके पास आऊंगी, रूस वर्सेस अमेरिका के लिहाज से भी ये सवाल करूंगी। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अमेरिका की इजराइल को बड़ी चेतावनी को लेकर ये खबर है, जहां इजराइल के खिलाफ विध्वंसक प्लान अब लेबनान बना रहा है। आपको बता दें, एक साथ 3000 मिसाइल से हमले की तैयारी को लेकर खबर आई है। आयरन डोम को भेज सकते हैं लेबनान के हमले। अमेरिका की इजराइल को यह चेतावनी को लेकर खबर बताएं। उससे पहले मेस्टन सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि यहां रूस अब एक बार फिर से अमेरिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। और बिल्कुल, रूस जो अमेरिका को अभी एक सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा है उसमें कोई शक है नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ओपनली ये आर्म्स देना शुरू कर दिया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह, और यूक्रेन इसका इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका ने बोल दिया कि उनको कोई हर्ज नहीं अगर वो इस्तेमाल करे रूसी टेरिटरी के खिलाफ में। तो मेरे को लगता है कि देखिए, अभी रूसी प्रेसिडेंट ने अभी जैसे बोला भी है कि वो नाटो को भी इसमें रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उनको एंगेज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एज अ रिटेलिएटरी मेजर पोलैंड या कुछ जो नजदीकी देश है, हंगरी वगैरह, जो इनको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर पोलैंड, वहां के इर्द गिर्द इलाकों में शायद कुछ मिसाइल दागी जा सकती है, जिससे जी सर, एक रूस नाटो को चेतावनी देगा कि अभी अगर आप ये करते रहेंगे तो हम नाटो के कुछ बेसिस पे या नाटो के कंट्रीज में हमला कर सकते हैं। ये वॉर एनलार्ज भी हो सकता है। और दूसरा मेरे को एक और दिख रहा है, जो भी आपने बताया है, लेबनान से अभी अटैक की वो वार्निंग दी है अमेरिका ने, साफ जाहिर है कि उधर से भी अटैक बढ़ सकता है, और खासकर इजराइल भी अभी 2 फ्रंट पे कमिटेड हो जाएगा। मेरी ये समझ में नहीं आता है, मिलिट्री मैन, हर कंट्री 2 या 3 फ्रंट्स में क्यों शामिल होना चाहता है। ये एक मिलिट्री ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा लेसन लर्न होता है, योर एम सिंपल एंड स्ट्रेट। ये जितना आप डाइवर्सिटी करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होंगे। ऑपरेशन बारबरोसा जो यहाँ पर लॉन्च किया था जर्मनी, हिटलर ने, उसने भी कहा मल्टी फ्रंट्स खोल दिए थे और फिर नुकसान अंत में उसी को हुआ। और यही वजह है कि अब अमेरिका ने लेबनान के विध्वंसक प्लान को लेकर इजराइल को चेतावनी दे दिया। इस बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को डर है कि युद्ध में लेबनान इजराइल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और हिजबुल्ला इजराइल पर एक साथ 3000 मिसाइलों से हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम को भेज सकती हैं। हालांकि अमेरिका ने क्या कहा है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, और उस लिहाज से कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये भी होगा मनीष आपसे सवाल, क्योंकि अब हिजबुल्ला को लेकर ये बड़ी इंफॉर्मेशन जहां सामने आई है। इनफैक्ट सुमित और मनीष, मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए। अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है, हिजबुल्ला को लेकर इजराइल को दी गई चेतावनी का जरा मतलब समझा दीजिए मनीष। जहां विध्वंसक हमले की तैयारी में हिजबुल्ला जिस तरीके से नजर आ रहा है, ये तैयारी आखिर है क्या? देखिए, हिजबुल्ला वो ताकत है जिसके पास 1 लाख से अधिक मिसाइल होने की बात कही जा रही है, और 7 अक्टूबर को हमास के हमले ने दिखा दिया कि अगर आप एक साथ 3000 के करीब मिसाइल से हमला करेंगे तो भले ही आज की तारीख में इजराइल के पास आयरन डोम की एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे भेदा जा सकता है। तो आशंका यही है कि हिजबुल्ला भी यही रणनीति अपनाएगा। 3000, 4000, 5000 अगर वो मिसाइल एक दिन में मारेगा तो आप सोचिए वैसे में इजराइल की हालत क्या होगी। तो इजराइल का आयरन डोम पूरी ताकत झोंकने की बात कही जा रही है, उसमें 3000 मिसाइलों से हमले की ये तैयारी को लेकर अमेरिका जो बड़ी बात कह रहा है, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है टारगेट पर आयरन डोम।
बिल्कुल, देखिए आयरन डोम है और आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इनके सभी एरियाज की रेकी की, उसकी वीडियोग्राफी की और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को दुनिया को दिखा दिया कि देखिए इनके एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ, इनके एयरक्राफ्ट यहाँ खड़े हैं, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ खड़े हैं, इनके जो शिप है यहाँ खड़े हैं, इनके ऑयल और एम्युनिशन डिपो कहाँ पर है, इनके सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से, आयरन डोम कहाँ कहाँ, तो सब कुछ तो हिजबुल्लाह दिखा चुका। लेकिन एक और बड़ी एडवांटेज है सुरभि, जिसको आपने एडवांटेज ऑफ एरिया, यानी हिजबुल्लाह के पास जो एरिया है उसमें हमास जैसी स्थिति नहीं है। हमास के लिए पीछे समंदर था, आगे इजराइल था, या तो मैक्सिमम इजिप्ट था, इजिप्ट से भी कॉर्डन कर दिया गया। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए क्या एडवांटेज है, उसके साथ में बिल्कुल आप देखिए कि उसके पास सीरिया है, सीरिया के अलावा जो आप देखिए इराक, और ये सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर सीधे डिप्लॉयमेंट हो सकती है ईरान की। तो ये बड़ी एडवांटेज है जो हिजबुल्लाह के पास है, और ये अमेरिका जानता है कि हिजबुल्लाह के पास जो आर्म्स एंड एम्युनिशन का जखीरा मौजूद है उससे वो लंबे समय तक इजराइल को परेशान करता है, और न सिर्फ इजराइल बल्कि साइप्रस जैसी कंट्रीज पर भी बड़े अटैक कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक साइप्रस को लेकर भी एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले हमने दी थी, मैं आपसे इसको लेकर आगे सवाल करूंगी। उससे पहले ये आतंकी हमले के बाद रूस और अमेरिका के बीच जिस तरीके से भिड़ंत की आशंका थी उसको लेकर हमने सवाल किए, और अब आगे इस लिहाज से चर्चा की जानी जरूरी है कि इजराइल जिस तरीके से अभी एक्शन प्लान की तैयारी कर रहा है उसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी रिएक्ट किया जा रहा है। हालांकि ये जिस लिहाज से संजय मेस्टन सर मैं आपसे सवाल कर रही थी, रूस और अमेरिका में सीधी जंग को लेकर भी सवाल का मतलब आपने यहां पर समझा दिया था, क्योंकि आशंका इसकी बढ़ती जा रही है। आशंका क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रूस ने अमेरिका पर जिस तरीके से हमले की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं, मानता क्या है रूस? क्योंकि अगर आईएसआईएस से हमला किया तो उसके पीछे अमेरिकी अकेले आईएसआईएस हमला नहीं कर सकता, और साजिश में अमेरिका के साथ यूक्रेन भी शामिल हो सकता है, और हमले के बाद आतंकी यूक्रेन जिस तरीके से भाग रहे थे उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन सामने आई थी। लेकिन अब इस वॉर फ्रंट पे जहां पर हम आपको बता रहे थे कि हिजबुल्लाह के खिलाफ किस तरीके से इजराइल प्लानिंग कर रहा है, आयरन डोम का जिक्र इस खबर में इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आयरन डोम जो ताकत रखता है इजराइल के लिए, उसी के तहत ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने। और सुमित, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आयरन डोम जब एक्टिव हुए हैं तो इजराइल इस लिहाज से दावे करता आया है कि किस तरीके से ज्यादातर हमलों को वो नाकाम कर देता है। अब अगर हिजबुल्लाह ही सीधे तौर पर आयरन डोम को टारगेट कर रहा है तो यानी हिजबुल्लाह की भी अपने स्तर पर बड़ी तैयारी है। देखिए बिल्कुल, एक्यूरेसी की अगर आप बात करते हैं तो 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी आयरन डोम की। लेकिन आप ये मानिए कि हिजबुल्लाह के पास इतना बड़ा ज़खीरा, इतना ज़्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन है, इतनी ज़्यादा मिसाइल पावर है कि इजराइल चाहकर भी पूरी एक्यूरेसी या फिर पूरी तरीके से इसको रोक नहीं पाएगा। और उसमें सबसे बड़े प्लेयर बनेगा ईरान जिस तरीके से अपनी पूरी सॉलिडारिटी दिखा रहा है हिजबुल्लाह को लेकर, उससे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से मल्टीपल अटैक होंगे। अमेरिका फिर भी हूती के अटैक को रोक सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है ग्राउंड फोर्सेज का, जिसमें अगर ईरान शामिल हो जाता है तो ये फिर दिक्कत होगी इजराइल के लिए। और देखिए करीबन 7-8 महीने से ज्यादा का वक्त लग चुका है, करीबन 35 से 40 किलोमीटर के हमास के एरिया, गाजा एरिया के अंदर ही ऑपरेशन चलाने, और अब भी इजराइल को वो तरक्की है, वो सफलता नहीं मिली है। तो आप मानिए कि लेबनान जैसे इलाके के अंदर जिसमें सपोर्ट सिस्टम जो है हिजबुल्लाह का बहुत अच्छा है, ऐसी सपोर्ट सिस्टम जो सीरिया में ही मौजूद है, तो ऐसे बड़ी लड़ाई, ऐसे बड़े ऑपरेशन चलाने में इजराइल को बहुत दिक्कत होने वाली है। अब लेबनानी धार्मिक नेता की इजराइल को धमकी, एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इजराइल पर 5 लाख मिसाइल गिराएंगे। धार्मिक नेता की तरफ से कहा गया इजराइल में विध्वंसकारी हमला होगा और इजराइल को 70 साल पीछे भेजेंगे। जाफरी मुफ्ती शेख अहमद का यह बयान, मनीष, इस बयान में खुले तौर पर दी जा रही चेतावनी को लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि अब युद्ध का विस्तार और दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इस विध्वंसकारी हमले को लेकर इजराइल की तैयारी क्या नजर आती है? देखिए, अब जबकि ये बात साफ हो गई है कि इजराइल फुल फ्लेज वॉर अब लेबनान के साथ शुरू करेगा, बस किसी भी दिन ये शुरू हो सकता है, वैसी स्थिति में लेबनान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लेबनान के धार्मिक नेता भी यही बात कह रहे हैं कि 70 साल पीछे भेज देंगे, यानी जब इजराइल का अस्तित्व ही नहीं था। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, तो 1948 से पहले भेज देंगे, मतलब कोई इजराइल ही नहीं होगा। तो देखिए, अपनी तरफ से ये बयानबाजी है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कितना सीरियस पर बयानबाजी है। तो सवाल यह है कि हमास की तुलना में हिजबुल्लाह या लेबनान की ताकत ज्यादा है, उनके पास जो पीछे से बैकअप है वो ज्यादा है। लेबनान पर हमला करने की सूरत में ईरान की सीधी एंट्री होगी। लेबनान पर हमला करने की सूरत में जो सीरिया में अभी आतंकी संगठन है वो सब लेबनान पहुंच सकते हैं और वो फिर आईडीएफ के खिलाफ लड़ेंगे। और इन सबसे अलग इजराइल और लेबनान के बॉर्डर को आप देखिए, वहां पर बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन करना उतना आसान नहीं होगा, तो आईडीएफ के लिए भारी कैजुअलिटी होगी।
क्या 8 महीने से जंग लड़ रहा है इजराइल आज की तारीख में तैयार है कि वो हजारों की संख्या में कैजुअल्टी दे सके? अगर नहीं तो फिर नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर ये फैसला कर रहे हैं तो ये बहुत महंगा साबित होगा। संजय सर, अगली खबर के लिए आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब अमेरिका के टॉप जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन की चेतावनी को लेकर भी खबर आई है, जहां हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले में एंट्री लेगा ईरान। अब हिजबुल्लाह पर खतरा देख युद्ध में शामिल होगा ईरान, यही एक सबसे बड़ा सवाल। अब हिजबुल्लाह की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आपको बताई, लेकिन अब अमेरिका के टॉप जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ये बयान, ये चेतावनी, मेस्टन सर कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, साफ जाहिर है कि ये, मेरे को लगता है ये होगा, हिजबुल्लाह और ईरान का एक ये फ्रंट खोलेगा, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, मेरे को लगता है ये मिलिट्री पार्लेंस में इसको बोलूं तो ये मिसाइल वॉरफेयर रहेगा। कहने का मतलब है इसमें ग्राउंड ट्रूप्स का एक्शन बहुत कम होने की संभावना है, मिसाइल्स ही फायर करेंगे। देखिए, ईरान ने भी थोड़े दिन पहले, तकरीबन 1 महीने पहले मिसाइल्स ही फायर की थी, हिजबुल्लाह भी अभी तक, और इजरायली दोनों मिसाइल्स एक दूसरे पे फायर ही करते आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है हिजबुल्लाह के पास। अगर 3000 मिसाइल भी एकदम दाग दिए तो सारे आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे और काफी क्षतिग्रस्त होगा। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि इजरायली के पास भी बेटर कैपेबिलिटीज हैं और उनके पास, हिजबुल्लाह के पास एक काउंटर एयर डिफेंस मेजर्स काफी कमजोर हैं, तो उधर भी काफी भारी तादाद में इनकी बिल्डिंग्स और ये जो इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं इस पे भी डैमेज होगा और सीरिया जैसी जगह पे भी अटैक होगा। अब तो एक और बड़ी खबर है, I'll come back to you sir। ईरान आर्मी के कमांडर ख्यूमार हेदारी की ये धमकी है, जहां लेबनान पर हमला हुआ तो दुश्मन को करारा जवाब देंगे। अब लेबनान के साथ खड़े रहेंगे ईरान और सहयोगी संगठन। और अब इजरायली पीएम नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को चेतावनी को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ और सेना भेजने की तैयारी में इजरायल है। लेबनान की उत्तरी सीमा पर और सैनिक इजरायल भेजेगा। इससे पहले 22 जून को ही हमने आपको बताया था कि किसी भी वक्त इजरायल और लेबनान के बीच आमने सामने की जंग हो सकती है, लेकिन अब नेतन्याहू ने उन्हीं संकेतों को देखते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ सेना भेजने की तैयारी में इजरायल है और लेबनान की उत्तरी सीमा पर सैनिक इजरायल भेजेगा। आखिर नेतन्याहू ने क्या कहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजरायल तैयार है हिजबुल्लाह पर विध्वंसक वार करने के लिए। अब हमास के खिलाफ अंतिम चरण में युद्ध और बड़े ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में इजरायल को लेकर खबर आई। लेबनानी बॉर्डर पर भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट्स की तैयारी है, उसकी तस्वीरें भी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। हालांकि बॉर्डर पर इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट्स की तैनाती जिस तरीके से की जा रही है, सुमित, इसको लेकर एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि बॉर्डर पर आर्टिलरी मूवमेंट, मिसाइलों की तैनाती, इजरायल में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा इजराइल अपने लोगों से भी घर घर जाकर ये कह रहा है कि आपको लंबे ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना है। और ऐसी तैयारियां तभी होती है जब आप ये तैयार कर चुके होते हैं कि हमको इस प्लान के तहत अब इन्वेजन करना है, इस प्लान के तहत हमको अपने ग्राउंड फोर्सेस को आगे मूव करना है। अभी देखिए, इजराइल के लिए ये भी दिक्कत है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से जो रिस्पॉन्ड आएगा उसको भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और उसी वजह से कि देखिए, इतने इन्फेंट्री व्हीकल्स, इसको आप इसके मिसाइल सिस्टम्स, ये इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह ने जो कैप्चर किया, वीडियो कैप्चर किया, निश्चित तौर पर उसका पहला टारगेट वही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होगा, वही जगह होंगी, वही आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो होगा। तो उनको सिक्योर करने के लिए भी इजराइल को एक कदम उठाने पड़ रहे हैं। मनीष, एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर भी आपसे, क्योंकि यहां नेतन्याहू की तरफ से दिए गए बयान में और क्या क्या कहा गया? देखिए, नेतन्याहू ने जो बयान दिया है, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि हमास के खिलाफ जो एक्टिव ऑपरेशन चल रहा था उसे अब हम समेट रहे हैं और अब अपना सारा फोकस हम हिजबुल्लाह की तरफ कर रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूं कि हिजबुल्लाह से आपको लड़ने की नौबत ही क्यों आ रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह तो यही कह रहा था कि अगर आप हमास के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर देंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। तो अगर हिजबुल्लाह से लड़ने का इसीलिए जरूरत है क्योंकि इजराइल को एक वॉर चाहिए, इजराइल प्रधानमंत्री को एक वॉर चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन युद्ध खत्म होगा उसके बाद नेतन्याहू से इजराइल की जनता ही सवाल करेगी कि आप अब 7 अक्टूबर का हिसाब दीजिए, और फिर उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। शुक्रिया मनीष और सुमित और मेस्टन सर, हमें ज्वाइन करने के लिए। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस बीच अब एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां नीट पेपर घोटाले को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है, नीट पेपर घोटाले में आरोपी चिंटू की पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। टीवी9 पर सबसे पहले अब यह तस्वीर आपके सामने चिंटू की, जो पटना के सेफ स्कूल से प्रिंट आउट निकालने में इसका नाम सामने आया है और बिहार ईओयू के सामने चिंटू ये कबूल भी कर चुका है। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार हो रहे खुलासे और किस तरीके से
पेपर लीक हुए उसको लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर उस शख्स की आपके सामने, चिंटू की ये पहली तस्वीर TV9 पर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी शख्स ने प्रिंट आउट निकाले हैं और ये अपना गुनाह कबूल भी कर चुका है। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, सवाल इस वक्त यही था, कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन किसकी क्या भूमिका रही, उसके तहत अब कैसे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और कड़ी जिस तरीके से जुड़े, सबसे पहले एक डस्टर गाड़ी से सिकंदर गिरफ्तार हुआ और किस तरीके से तमाम कड़ियां उसमें जुड़ती गई। सिकंदर पहले गिरफ्तार हुआ और उसी गाड़ी में अभिषेक नाम का शख्स बैठा हुआ था जो कि आयुष राज का फादर था। इस तरीके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और तमाम कड़ियां उसमें जुड़ने लगती हैं और रांची से लेकर के हजारीबाग से लेकर के और पटना तक सब कुछ बेपर्द हो जाता है। हालांकि जो सीबीआई को अभी मामला सौंपा गया है, सीबीआई ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। उसके 2 अधिकारी यहां पहुंच गए हैं। सबसे पहले शास्त्री नगर थाने गए, फिर वहां पर ईओयू के जो एडीजी हैं उनके साथ बैठक हुई और उसके बाद से वो सीबीआई अपने दफ्तर में बैठकर तमाम बातों को समझ रही है, देख रही है कि आगे क्या एक्शन लेना है। सीबीआई के सामने जो 2 कड़ियां अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं और सबसे बड़ी जो चुनौती है 2, उसमें चुनौती ये है कि उस गैंग तक पहुंचाया जाए जिसने प्रश्न सॉल्व किया था। ये बताया जा रहा है गैंग के बारे में जानकारी से पहले ये जो चिंटू की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसने क्या कबूल किया है? आपके पास आती हूं इसी सवाल पर, क्योंकि नीट पेपर लीक कांड में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें इसी आरोपी चिंटू का ये ईओयू के सामने खुलासा है, जहां पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से पेपर के प्रिंट आउट निकाले गए, 35 छात्रों को प्रश्न पत्र उत्तर रटवाए गए, रॉकी के जरिए ही प्रश्न पत्र उत्तर भेजे गए और सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आए और साथ ही बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी आया। इसको लेकर कबूलनामे में क्या बड़ी बातें और कही गई? रुपेश, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहती हूँ कि इसके कबूलनामे में इसने क्या बताया? देखिए, चिंटू रॉकी का राइट हैंड है और ये संजीव मुखिया का ही गैंग है। रॉकी उर्फ राकेश जो कि दामाद लगता है संजीव मुखिया का, और संजीव मुखिया इस पूरे मामले का किंग पिन संजीव मुखिया, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न पत्र जो है संजीव मुखिया के पास ही आया और संजीव मुखिया ने ये रॉकी को भेजा और रॉकी ने चिंटू को दिया। पटना में जो भी व्यवस्था हुई, चाहे वो सेफ हाउस की व्यवस्था हो, कहाँ से कौन कितने छात्रों को लेकर सेफ हाउस तक पहुँचेगा, सेफ हाउस की पूरी व्यवस्था और पटना का पूरा कोऑर्डिनेशन ये चिंटू और उसका एक सहयोगी पिंटू ही संभालते रहे। चिंटू की गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है, उसके साथ 5 अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे और चिंटू ने जो खुलासे किए हैं उसके अनुसार झारखंड के हजारीबाग से, हालांकि उसने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि हजारीबाग के केंद्र से पेपर लीक हुआ है या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान वो पेपर लीक हुआ है, लेकिन झारखंड से उसके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर आया था और उसी ने यानी कि चिंटू ने अपने मोबाइल से वो प्रश्न पत्र और आंसर जो सॉल्व आंसर आया था पीडीएफ के रूप में, वो उसने अपने सहयोगी आपने हजारीबाग का नाम लिया है। एक और बड़ी खबर रुपेश, आती हूं इसी सवाल पर, क्योंकि हजारीबाग के ओएसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर खबर बड़ी है, जिन्होंने बताया कि ई रिक्शा से बैंक में बक्सा भेजा गया, ब्लू डार्ट कंपनी ने एसबीआई को बक्सा भेजा, कुरियर कंपनी से बैंक के रास्ते में लीक का शक जताया जा रहा है। TV9 से बोले हजारीबाग ओएसी स्कूल के प्रबंधक, ईओयू को हर सहयोग के लिए तैयार है और स्कूल को 15 से 30 मिनट पहले पेपर मिला था। उलहक की तरफ से कहा गया लीक में जो शामिल हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। क्या कुछ जांच करने के लिए? जी, 21 तारीख को ईओयू की टीम हजारीबाग आई थी। उन्होंने हमारे यहाँ जांच किया, कई सारे संस्थाओं में और जांच किया और जांच करके वो चले गए। नॉर्मली एक मामला आया था कि एक बुकलेट बरामद हुई थी पटना में, तो जिस बुकलेट का नंबर हजारीबाग से कहीं न कहीं जुड़ा था। इत्तेफाक ये है कि वो बुकलेट जो था वो सेंटर हमारे सेंटर का था, ठीक है, जहाँ पे उस बुकलेट में उसी दिन एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उस बच्चे से भी उन लोगों ने मुलाकात किया और सब कुछ पूछा। तो अल्टीमेटली एक मामला आता है कि जिस बुकलेट पे यहाँ एग्ज़ाम हुआ वो बुकलेट वहाँ अवेलेबल कैसे हो गया। तो ये मामला है शायद एक दिन पहले का। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हैं 5 तारीख को एग्ज़ाम वाले दिन बैंक से, और रिसीव करने के बाद वो
कई सारे स्टेक होल्डर्स के निगरानी में रहता है। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ होने की चांसेस नहीं। ये 5 तारीख है, अगर एक दिन पहले वो पटना पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है ये जाँच का विषय है। मतलब है कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपके स्कूल के और प्रबंधक पे जो आरोप लगा है उस आरोप को आप बेबुनियाद बनाते हैं और लापरवाही को जिम्मेवारी ठहराते हैं। कम्प्लीटली बेबुनियाद है, क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स के सामने यहाँ सारा काम हुआ। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ था तो ऑब्वियसली उस दिन इस बात का कहीं ना कहीं से रिपोर्टिंग आता। लेकिन हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी लापरवाही 5 तारीख से पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है। और जब यहाँ तक क्वेश्चन की बात आ रही है तो मालूम ये हो रहा है कि क्वेश्चन 5 तारीख से पहले ही होना चाहिए। यही अभी तक का सबसे बड़ा सवाल रुपेश, तमाम कड़ियों को जोड़ने के बावजूद कि आखिर पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे। देखिए बिल्कुल 28 अप्रैल को अहमदाबाद से क्वेश्चन पेपर चला था और वो रांची पहुंचा। रांची के बाद से हजारीबाग एसबीआई बैंक को भेजा गया और ये एक बड़ी लापरवाही है कि एसबीआई बैंक के द्वारा ब्लू डार्ट कंपनी से वो ई रिक्शा के मार्फत सेंटर पर भेजा गया। अब सेंटर पर जो टीम यहाँ से गई थी यूयू की एक 5 सदस्यीय टीम एसआईटी की गई थी, उसने वहाँ पे जांच किया और जांच में फ़िलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि सेंटर से वो प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन जो रांची हजारीबाग के उस ओएसिस स्कूल में सेंटर में जो बुकलेट जाना था वही बुकलेट, जो बुकलेट का नंबर भी हम लगातार दिखला रहे हैं, वही नंबर का बुकलेट लीक हुआ है। लिहाजा शक हुआ कि ये प्रश्न पत्र, ये बुकलेट संख्या हजारीबाग के इसी केंद्र को भेजा जाना था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रांची पहुंचने के पहले या फिर रांची से हजारीबाग के रास्ते में या हजारीबाग बैंक से केंद्र तक पहुंचने के बीच में 9 ट्रंक आए थे और 9 ट्रंक में से जो 8 ट्रंक सुरक्षित हैं, लेकिन 9वें ट्रंक से छेड़छाड़ की गई है। ये ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया है कि बुकलेट से छेड़छाड़ की गई है, ट्रंक से छेड़छाड़ की गई है। और बड़ी बात आपने बताई है और इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। रुपेश, शुक्रिया, मामले की इन्वेस्टिगेशन पर आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच पेपर लीक को लेकर ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि 4 चरणों में सीबीआई की जांच होगी। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। पेपर लीक कैसे हुआ इसकी जांच करेंगे। सीबीआई की एक टीम पटना और एक गोधरा पहुंची।